नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय के इस पेज पर हम सब आज नरेश सक्सेना जी पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अर्पण भाई, आप आ गए हैं तो अब हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। हरगोविंद पुरी जी, नमस्कार। आज ये जो श्रृंखला चला रहे हैं अर्पण जी नरेश सक्सेना जी पर, उनकी चौथी कड़ी लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। जनसुलभ पुस्तकालय का ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जरूरी भी होता है कि हम अपने समय के महत्वपूर्ण कवियों, महत्वपूर्ण आलोचकों, महत्वपूर्ण कहानीकारों, उपन्यासकारों या अन्य विधाओं में लिखने वाले जो भी हमारे साहित्यकार हैं और एक अपना मानदंड स्थापित कर चुके हैं, उनके लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करें, उन पर बातचीत हो और उसके माध्यम से लोगों को बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है, बहुत कुछ नई जानकारियां मिलती हैं। तो हमारे समय के महत्वपूर्ण कवियों में 16 जनवरी को जिन दो कवियों का अभी जन्मदिन बीता है, उनमें अशोक वाजपेयी और नरेश सक्सेना जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस 16 जनवरी को अशोक वाजपेयी जी 81 वर्ष के हुए और नरेश सक्सेना जी ने अपने 83 साल पूरे किए। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं लखनऊ में रहता हूं, जहां नरेश सक्सेना रहते हैं। यह शहर नरेश जी का शहर कविता के मामले में कहा जाता है। हालांकि लखनऊ शहर को लेकर के जो चर्चा में रहने वाली बात है वो यह है कि यह कथाकारों का शहर माना जाता रहा है। बहुत पहले से एक समय यहां पर भगवती चरण वर्मा, यशपाल और अमृतलाल नागर की एक त्रयी कथाकारों की बड़ी चर्चित थी। उसके बाद लगातार यहां पर कथाकारों की कोई न कोई पीढ़ी आती रही और आज भी देखिए तो यहाँ पे शिवमूर्ति, अखिलेश जैसे कथाकार बसते हैं, किरण सिंह, हरिचरण प्रकाश, बहुत सारे नाम। बहुत चर्चित आयोजन कथाक्रम का यहाँ पे 2 दशक पूरे हो चुके, उसके 25 साल हो गए, वो होता रहा है। ऐसे में एक बात समझ में नहीं आती कि नरेश जी उस दौर में जब कथाकारों के बीच रहते रहे होंगे, तब लखनऊ में कविता की उपस्थिति या उसके आसपास कवियों की क्या स्थिति रही होगी। हालांकि एक समय था कि लखनऊ अपने नवाबी दौर में जब बहुत मकबूलियत हासिल किया तो यहाँ पर मीर तकी मीर भी चल कर आए थे, मजाज भी यहीं रहते थे। तो ये शहर शायरों का रहा, ऐसा नहीं है कि शायर यहां नहीं थे। कुंवर नारायण जैसा कवि बहुत लंबे समय तक लखनऊ में रहे, आखिर के वर्षों में वो दिल्ली चले गए थे, लेकिन एक लंबा समय उन्होंने लखनऊ में बिताया। लेकिन आज की तारीख में कुछ शहरों के लिए एक बड़ी बात है कि जैसे हमारे लखनऊ में नरेश सक्सेना, भोपाल में राजेश जोशी या पटना में अरुण कमल,
का नाम लिया जाता है कि ये कवि इन शहरों में रहते हैं और इनकी एक बड़ी पहचान बन चुके हैं। नरेश जी से पहला मेरा परिचय व्यक्तिगत रूप से तो नहीं, बल्कि एक साहित्यकार के रूप में तब हुआ था जब मैं पीएचडी कर रहा था। दरअसल मैं अमरकांत की कहानियों पर काम कर रहा था और उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग करने के लिए जिस पुस्तक ने काम किया, जिसने सबसे ज़्यादा मेरी मदद की, वो एक पत्रिका इलाहाबाद से निकाली गई थी, वर्ष। और वर्ष एक, उसका जो पहला अंक था, उस पत्रिका का जो पूरा अमरकांत पर केंद्रित अंक था, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था। और उसके संपादक मंडल में 3 नाम थे, रविंद्र कालिया, ममता कालिया और नरेश सक्सेना। ये देखने की बात है कि एक कथाकार पर पत्रिका केंद्रित हो और उसमें 2 कथाकार तो हो संपादक, लेकिन साथ में एक कवि भी हो। मैं उल्लेख करते हुए ये बता दूं कि नरेश जी की संगत, लखनऊ के कथाकारों का शहर होने का एक और भी फायदा रहा कि नरेश जी की संगत ज्यादातर कथाकारों के साथ रही है। उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है कथाकारों से। तो कविता में कथा की जो गंध है, वो शायद नरेश जी वहां से ग्रहण करते हैं। 2011 की बात है, ग्वालियर में कविता समय कार्यक्रम था। अशोक कुमार पांडे उसके संयोजक थे और जो उनका साथियों का ग्रुप था, गिरिराज किराडू और बोधिसत्व का, ये 3 लोगों के दिमाग की वो उपज थी। और ग्वालियर वाला जो कार्यक्रम हुआ उसको अशोक कुमार पांडे कर रहे थे और देश भर से लोग, जो कवि और कविता के आलोचक और सब लोग पहुंचे हुए थे, उसमें मैं शामिल था। और अशोक वाजपेयी, नरेश सक्सेना, आशुतोष कुमार, बहुत सारे लोग हैं, नाम गिनाना यहां अभीष्ट नहीं है। नरेश जी ने अपने वक्तव्य में एक बात कही कि मेरे साथ ही एक संकट रहा कि मैं पैदा तो हुआ मध्य प्रदेश में, लेकिन रहता हूं उत्तर प्रदेश में। तो एक बड़ी दिक्कत यह रही कि शुरू में उत्तर प्रदेश वाले मुझे मध्य प्रदेश का मानते रहे और अब मध्य प्रदेश वाले मुझे उत्तर प्रदेश का मानते हैं। मुझे थोड़ा सा उनके वक्तव्य में इस वाक्य को सुनने के बाद ये लगा कि नरेश जी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ऊपर की चीज है और दोनों जगहों के उनके अपने अनुभव हैं जरूर। ठीक है, उन्होंने मध्य प्रदेश में जन्म लिया, जबलपुर में पढ़ाई की, सारी चीजें रही, इंजीनियरिंग के छात्र थे वे, लेकिन वे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमाओं में बांधे जाने वाले कवि नहीं हैं, उससे बड़े कवि हैं। लखनऊ में एक कविता की जमीन तैयार करने की हम लोग कोशिश कर रहे थे। 2013 में 13 नवंबर के दिन मुक्तिबोध जयंती पर एक कार्यक्रम हुआ और मुक्तिबोध को जानने समझने का, अंधेरे में कविता के पाठ के माध्यम से और अन्य कविताओं के माध्यम से नरेश जी ने जो बात रखी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। और उसके बाद नरेश जी की अध्यक्षता में लखनऊ में ढेर सारे कविता के कार्यक्रम हुए और नरेश जी ने तो एक दिन उकता के कहा भी कि भाई नलिन जी, अब अध्यक्षता मत कराइए मुझसे, मैं अब बहुत अध्यक्षता कर रहा हूं, अब मैं सुनना चाहता हूं। सच्चाई यही है कि जो बहुत अच्छा लिसनर होता है, बहुत अच्छा श्रोता होता है,
वो नई चीजें ले आकर के दे भी सकता है, क्योंकि वो सुनता है, गुनता है और फिर नई चीजें देता है। नरेश जी से अनगिन मुलाकातें हैं, क्योंकि हम लोग एक ही शहर में रहते हैं। 2011 की कविता समय कार्यक्रम के बाद 2013 के इस मुक्तिबोध के कार्यक्रम के बीच में 2012 में एक घटना हुई कि उनका दूसरा संग्रह आया, सुनो चारुशीला। इसके पहले उनका एक संग्रह समुद्र पर हो रही है बारिश आ चुका था। उनके दोनों संग्रह बहुत बाद में आए। शुरू में फुटकर कविताएं थी, और जब उनको पहल सम्मान मिला था तब तक उनका संग्रह भी नहीं आया था। आरंभ में वे धर्मयुग और अन्य पत्रिकाओं में गीत भी लिखा करते थे। अब अगर हम उनकी कविताओं को देखें तो तमाम कविताएं छंदबद्ध हैं। नरेश जी स्वयं छंद के बहुत अच्छे जानकार हैं। नरेश जी को बोलते हुए सुनना हमेशा एक अलग अनुभव से गुजरना होता है। नागार्जुन की कविता बहुत दिनों के बाद का जब पाठ करते हैं नरेश जी, तो उसे कहरवा में गाने लगते हैं। अज्ञेय की कविता दुख सबको मांझता है को वो लय में बांध देते हैं। मुक्तिबोध की कई कविताओं को वो लय में बांध देते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की कविता प्रात नभ को जब वो पढ़ते हैं तो वो उसकी धुन बता देते हैं। और यही नहीं, वो जिस देश में गंगा बहती है का गाना भी साथ में बता देते हैं कि जरा याद करिए ओ बसंती पवन पागल, और उसके बाद उस कविता का पाठ करिए। तो नरेश जी को जो संगीत और छंद का ज्ञान है वो अद्भुत है। वो उसके जो ताल हैं, उसकी जो टेक है, उसके जो कट्स हैं, उनको बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। बहुत सारी कविताएं उनसे सुनने का मौका मिला है, और जो पाठ की ताकत होती है वो कैसे किसी कविता को बड़ी बना देती है, अगर इसको समझना हो तो नरेश जी का पाठ सुनना चाहिए। कविताएं सिर्फ पढ़ने की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं। नरेश जी का पाठ उन कविताओं को और डिकोड कर देता है। नरेश जी का एक बार जन्मदिन मनाया जा रहा था। लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि नरेश जी कोई नई कविता सुनाएंगे। यही बात लखनऊ की ही है, जयशंकर प्रसाद सभागार की। लेकिन नरेश जी ने कोई कविता नहीं सुनाई। जन्मदिन मना रहे थे, खुश थे, सब लोग थे, पूरा हाल भरा था खचाखच। उन्होंने जेब से माउथ ऑर्गन निकाला और उस पर राज कपूर की फिल्मों के कई गानों की धुन बजा दी। बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाते हैं। एक फिल्म संबंध जो जिसपे शॉर्ट फिल्म जिसपे उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, वो भी बनाई थी उन्होंने। नाटक भी लिखे हैं, बुंदेली में भी, हिंदी में भी, बुंदेली में भी। कुल 5 नाटक लिखे हैं। तो एक नाटककार जिसे संगीत की समझ हो, जिसे छंद की समझ हो, और जो कथाकारों के बीच बहुत रहा हो, वह जब अपनी कविता को लिखता है, कविता के ड्राफ्ट को जब मांझता है, उसके बाद जब कविता बनती है, तो वह समकालीन कविता के सबसे बड़े आरोप से अपने को मुक्त करने में सफल हो जाता है।
वह जो समकालीन कविता पे सबसे बड़ा आरोप है, शिल्पगत एक रस्ता का। कहा जाता है कि आज की कविताएं तो ऐसी हैं कि कोई जानता नहीं कविताओं को, कवियों को जानता है। अगर एक कवि की कविता है, उस पर से उसका नाम हटाकर किसी और का नाम लिख दिया जाए तो लोग जान ही नहीं पाएंगे। हालांकि मैं बहुत ही इस तरह की बात, ये विभूति नारायण राय की बात, इससे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि छंदों में भी संभव है कि बहुत सारी रचनाएं हो, मतगैंध हो, सवैया हो, हरगीतिका हो, वो उन छंदों में भी अगर बहुत सारी रचनाएं आप रखें तो कैसे बताएंगे कि किसकी है। लेकिन नरेश जी के साथ ये संकट नहीं है। नरेश जी की कविताएं पढ़ते हुए आप उस अनुभव से गुजरते हैं जो शिल्पगत एक रस्ता के उबाऊ होने के आरोप को खारिज करता है। इसलिए इनकी कविताओं में मैं सिर्फ बोध के स्तर पर नहीं, बल्कि संरचना के स्तर पर भी एक ताजगी पाता हूं। ऐसी ताजगी जो एक इंजीनियरिंग के छात्र की ताजगी है। उस ताजगी में कहीं भी कोई परंपरागत ढंग से भाषा का आतंक नहीं है। जो अपनी पढ़ाई से, अपने अनुभव से बुनी हुई भाषा है, वो भाषा ऐसी जो कविता को एक नए लय में बांध देती। इसलिए शायद वरिष्ठ कवि राजेश जोशी नरेश सक्सेना की कविताओं को लय की कुदाल से उत्खनित कविताएं कहते हैं। लय की कुदाल से उत्खनित, गजब का वक्तव्य है। तो लय की कुदाल से जो उत्खनित कविताएं होंगी, जाहिर सी बात है वे अपना शिल्प अलग बनाएंगी। उनको पढ़ते हुए, उनका पाठ सुनते हुए आप एक अलग अनुभव से गुजरेंगे। नरेश जी एक जगह कहते हैं कि कुछ लोगों की धारणा है कि मैं पहले गीत लिखता था, बाद में गद्य शैली में लिखने लगा। यह सच नहीं है। छंद में तो आज भी लिखता हूं। शिशु और घास कविताएं छंद में है और इधर की ही लिखी हुई हैं। किंतु आज की कविता के साथ छंद या लय का निर्वाह सहज संभव नहीं है। और वो कहते हैं कि मैंने मुख्यतः गद्य शैली में ही कविताएं लिखी हैं। हाँ, वो कारण बताते हैं कि 1962 में एक खास वजह से कुछ गीत लिखे जिन्हें धर्मयुग में ने पूरे रंगीन पृष्ठ पर बड़ी प्रमुखता से छापा। शायद इसी कारण लोगों का ध्यान मेरे गीतों की ओर गया। ये नरेश जी ने लिखा है, अपने सुनो चारुशीला के पूर्व कथन में लिखा है। और आगे भी वो लिखते हैं कि कल्पना में उन दिनों 3 बार में मेरी कुल 8 कविताएं छपी थीं, जिनमें से 7 गद्य में थीं, सिर्फ 1 छंद में। फिर भी अगर आप देखें तो मुक्तक के रूप में भी छपी तमाम रचनाएं उनकी शुरू की मिलती हैं। पहली रचना जो नरेश जी की थी वो 1958 में छपी थी मुक्तक के रूप में। अब आप सोचिए कि 58 और 2022 एक लंबा समय है। ये बहुत लंबा समय है, 64 सालों का समय है। और 64 साल से एक आदमी लगातार लिख रहा है और आज भी तरोताजा कविताएं दे रहा है। कारण क्या है कि नरेश जी की दृष्टि साफ है। वे स्पष्ट कहते हैं कि मनोरंजन या विलास का साधन कविता नहीं होती। सभी कलाओं और विज्ञान की तरह आनंद से अपने अटूट रिश्ते के बावजूद
वह पाठक से गंभीर पाठ की मांग करती है। फूलों पर लिखी गई कोई कविता भयानक विस्फोट का माध्यम भी बन सकती है, जैसे फोड़े में चीरा लगाने की क्रिया। कविता ऐसी जो पाठक को विचलित करे, भावबोध का परिष्कार करे और दृष्टि को बदल दे। मनुष्यता का ऐसा दस्तावेज जो अपने समय के अन्याय और क्रूरता को चुनौती देता हो। कविता ऐसी जो बुरे वक्त में काम आवे, जो हिंसा को समझे और संवेदना में उसको बदल दे। ऐसी कविता जो हमें बच्चों जैसा सरल और निश्चल बना दे, कौतूहल और प्रेम से भर दे। तो ये नजरिया है, एक कवि का नजरिया क्या है कविता को लेकर के। जब आप उसको समझ जाते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि इस कवि में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका मामला साफ है, इसका नजरिया साफ है। अब नरेश जी की जो कालजयी कविताएं हैं, उनके आधार पर अगर उनकी कविता के वैशिष्ट्य को देखें तो मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं। आज फिर वो उदाहरण जनसुलभ पुस्तकालय के इस पेज पर भी देना चाहूंगा कि एक अलग शैली की मैं मानता हूं। इसे मैं निर्झर शैली कहता हूं। नरेश जी की कविताओं की जो शैली है वो निर्झर शैली है। जैसे सुबह सुबह आप किसी हरसिंगार के पेड़ के नीचे खड़े होइए, एक तो हरसिंगार की गहरी खुशबू, और दूसरी ओर आप अभी खड़े हैं कि झरते हुए हरसिंगार के फूलों से आप नहा उठेंगे। आप देखते हैं कि वहां फूल ही नहीं, खुशबू भी झरती है। नरेश जी की कविता कुछ ऐसी ही है, झरते हुए शब्दों में एक भीनी सी सुगंध लिए हुए। अब बहुत सी कविताएं, जैसे गिरना कविता है। नरेश जी लिखते हैं, गिरो प्यासे हलक में एक घूंट जल की तरह, रीते पात्र में पानी की तरह गिरो, उसे भरे जाने के संगीत से भरते हुए। गिरो आंसू की एक बूंद की तरह, किसी के दुख में गेंद की तरह गिरो, खेलते बच्चों के बीच। गिरो पतझर की पहली पत्ती की तरह, एक कोपल के लिए जगह खाली करते हुए। गिरो कहते हैं कि गाते हुए ऋतुओं का गीत, कि जहां पत्तियां नहीं झरती वहां बसंत नहीं आता। गिरो पहली ईंट की तरह नींव में, किसी का घर बनाते हुए। तो ये सारी चीजें हैं। ये इनकी कविताओं में जब आप उनका पाठ करते हैं तो उनको पाठ में ढालते हुए आपको समझ में आता है कि कितना बड़ा है कवि है। चूंकि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए एक जब कवि कविताएं लिख रहा है तो उसकी कविता कैसी बनेगी, इसको देखने के लिए अंतरिक्ष से देखने पर कविता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी एक चमकदार तारे की तरह दिखाई देती है, तो फिर पृथ्वी का अंधकार और अत्याचार भी शामिल हो जाता होगा उस चमक में। सोचता हूं चमकदार तारों से भरा आकाश जाने कितने दुखों से भरा होगा। एक इंजीनियर कवि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखता है और अंतरिक्ष से जैसी पृथ्वी दिखती है वैसी बात करता है। वो राहु केतु के जमाने में नहीं है। वो जानता है कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। इसलिए वो कहता है, याद आता है कि इंडिया शाइनिंग दिखा था जिन्हें, उन्होंने अपने किसी अंतरिक्ष से ही देखा होगा उसे। क्या अद्भुत सा व्यंग है ये, आप खुद अनुमान करिए इस बात से।
ये 2004 का नारा है। पृथ्वी को चमकदार देखने के लिए अंतरिक्ष में न जाना पड़े, यहीं रहकर दिखे उसकी रोशनियां, यहीं रहकर दिखे उसका अंधकार। अंतरिक्ष से भले ही पृथ्वी टिमटिमाती ढिबरी की तरह दिखाई दे या काले धब्बे की तरह, लेकिन जब पास आए तो बच्चे दिखाई दें। अब देखिए चिंता क्या है। मैं इस कविता का पाठ दो दृष्टियों से करना चाहता हूं। इससे आप नरेश जी की विशिष्टता को पकड़ेंगे। एक तो वह कवि जिसकी देखने की दृष्टि एकदम वैज्ञानिक है, यथार्थ है, और दूसरी ओर अंतरिक्ष से भी देखने पर उसकी दृष्टि जाती कहां है। अंतरिक्ष से भले ही पृथ्वी टिमटिमाती डिबरी की तरह दिखाई दे या काले धब्बे की तरह, लेकिन जब पास आए तो बच्चे दिखाई दें। फटे बस्तों में किताबें लिए ऐसे स्कूलों की तरफ जाते हुए, जिनकी न इमारतें हैं न पढ़ाने वाले, स्त्रियां दिखाई दें फेंटा कसे और दराती लिए पहाड़ों की खड़ी चढ़ाइयां चढ़ती, या एक मुट्ठी भात रांधने लायक पानी और ईंधन की तलाश में रेगिस्तानों को पार करती हुई। लोग दिखें घुटनों कीचड़ में डूबी हुई फसलों का पानी उलीचते और गले तक डूबे हुए, सिर पर गठरियां और कंधों पर बच्चे संभाले नदियां पार करते हुए। यह भी दिखे कि कुछ चेहरों पर जैसे जैसे बढ़ रही है रोशनी, वैसे वैसे बढ़ रहा है बाकी बचे चेहरों पर अंधकार। इस विभेदकारी दुनिया को समझने का एक अद्भुत पाठ है यह। इस दुनिया में जो खाई है ऊंच नीच की, अमीर गरीब की, उसको समझने के लिए इससे अच्छी कविता कहां मिलेगी। घुटनों कीचड़ में धंसे हुए लोग हैं, फेंटा कसे और दराती लिए हुए स्त्रियां हैं, और बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाना है, और एक दुनिया वह है जो बेहद चमकदार है, और एक दुनिया वह है जो अंधेरे में है। तो अंतरिक्ष से देखने पर भी कवि की दृष्टि कहां टिकती है, यह देखने की बात है। और इसीलिए नरेश जी जो पीड़ा है उनको जो सालती है इस दौर में, उस पर उनकी एक बड़ी अच्छी कविता है कि देखना जो ऐसा ही रहा तो एक दिन पेड़ नहीं होंगे, घोंसले नहीं होंगे, चिड़िया जरूर होंगी लेकिन पिंजरों में, नदियां नहीं होंगी, झीलें नहीं होंगी, मछलियां जरूर होंगी लेकिन टोकरियों में, जंगल नहीं होंगे, झाड़ियां नहीं होंगी, खरगोश और हिरन जरूर होंगे लेकिन सर्कस में साइकिल चलाते हुए, बस्तियां नहीं होंगी, मनुष्य नहीं होंगे, सिर्फ बाजार होंगे जहां होंगी कविताएं पेड़ों, नदियों, चिड़ियों, मछलियों और खरगोशों का विज्ञापन करती हुई। अब जो परिवेश कुहासा बुन रहा है उसके खिलाफ कवि क्या लिख रहा है, यह देखने की बात है। आप देखिए कि आज बाजारवादी दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्ति याद आती है कि कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, लेकिन कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है में नरेश सक्सेना बन पाना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका काव्य वैशिष्ट्य अपनी अलग शैली रखता है। अब वो जानते हैं आपकी विरेचन की संभावना सबसे ज्यादा कविता में होती है, कविताएं बहुत ज्यादा लिखी जा रही, लेकिन लिखने का, देखने का, बिंबों को पकड़ने का और कविता की कट को कहां पे रोकना है, इसको समझने का हुनर सब में नहीं है। अब धूप कविता देखिए नरेश जी की। सर्दियों की सुबह उठकर देखता हूं
धूप गोया शहर के सारे घरों को जोड़ देती है। देखिए, आपको एक लय मिलेगी हर कविता में। सर्दियों की सुबह उठकर देखता हूं, धूप गोया शहर के सारे घरों को जोड़ देती है। गौर से देखें अगरचे, धूप ऊंचे घरों के साए तले उत्तर दिशा में बसे कुछ छोटे घरों को छोड़ देती है। पूछ ले कोई कि किनकी छतों पर भोजन पकाती, गर्म करती, लॉन और बिजली जलाती धूप आखिर नदी नालों के किनारे बसे इतने गरीबों से क्यों भला मुंह मोड़ लेती है। आप देखिए, जोड़ देती है, छोड़ देती है, मुंह मोड़ लेती है। ये तीनों चीजें आ रही हैं। जोड़ देना, छोड़ देना, मुंह मोड़ लेना में जो गिरना है कविता का, जो शिल्प है, उसको पकड़िए तो आपको लगेगा कि कविता में तो एक लय बन रही है और इसीलिए ये कविता सुनने में आपको आकर्षक लगती है। और इसीलिए कविता जो समकालीन कविता का मुहावरा है, उस दौर में भी मुक्त छंद की, फ्री वर्स की कविता होते हुए भी याद रह जाती है। तो जो समकालीन कविता को के पहचान को लेकर हो हल्ला मचाने वाले, जो कविता की संरचना में तुक या कटाव पर बार बार सवाल खड़ा करते हैं, जो कविता को गद्य से अलग करता है, वो प्रश्न कमजोर कविताओं को लेकर अधिक है। कोई यूं ही नरेश सक्सेना नहीं हो जाता, कोई बड़ा कवि ऐसे ही नहीं होता। विनोद कुमार शुक्ल ने एक बड़ी गजब की बात कही है नरेश सक्सेना की कविताओं के बारे में, कि नरेश के स्वभाव में सरलता है, यही इनकी कविता का स्वभाव भी है। गीत न होने के बाद भी नरेश की कविताओं के शब्द आर्केस्ट्रा के लोग लगते हैं। पढ़ते हैं तो अर्थों का वाद्य सुनाई देता है। उनसे कविता को सुनना जीवन के कार्यक्रम को सुनना है। अब आप कल्पना करिए, आर्केस्ट्रा के लोग, आप आर्केस्ट्रा में गाने सुनते हैं, अगर आर्केस्ट्रा में जितने लोग बजाने वाले हैं उनमें से एक भी अगर कम हो जाए, हट जाए, तो वो संगीत नहीं निकलेगा। जो संगीत निकल रहा है वो संगीत आपको नहीं सुनाई देगा। इसलिए हर एक चीज का अपना महत्व है और यही कारण है कि नरेश जी की कविताओं में भी हर एक शब्द का अपना एक महत्व है, उसका एक मतलब है। इसलिए नरेश जी की कविता में कोई शब्द आप जिसको कहते हैं कि अधिकता का नहीं है, न कोई शब्द अधिक है, न कोई शब्द कम है। बहती हुई कविता, मैं बार बार कहता हूं, निर्झर शैली में। इस बारिश में एक कविता है, जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। अब जो घिरती हैं काली घटाएं, उसी के लिए घिरती हैं। कूकती हैं कोयले, उसी के लिए उठती है धरती के सीने से सौंधी सुगंध। अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आद्रा नक्षत्र नहीं, कजरी मल्लार नहीं मेरे लिए। जिसकी नहीं कोई जमीन, उसका नहीं कोई आसमान। क्या बात है। ये कविता है इस बारिश में। तब आप देखिए कि जमीन के जाने का जो संदर्भ है, जमीन नहीं होने का। गांव में जिसके पास जमीन नहीं है, उसकी चिंता को केंद्र में रख करके इस कविता का पाठ करिए और इस कविता के अंत पर आइए कि जिसकी नहीं कोई जमीन, उसका नहीं कोई आसमान। लेकिन इस कविता की जब पाठ प्रविधि से आप गुजरते हैं, जब इसको पढ़ते हैं, तो जो कविता को कहने का ढंग है वो अलग है।
वो निराला है, वो अद्भुत है। यही नरेश जी की बड़ी ताकत है। बहुत सारी कविताएं हैं जिनका उदाहरण यहां पर दिया जा सकता है। बहुत छोटी कविताएं भी लिखते हैं, बहुत छोटी छोटी कविताएं। सीढ़ियां चढ़ते हुए, एक सीढ़ियां कभी खत्म नहीं होती। 3 पंक्तियों में कहते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए जो उतरना भूल जाते हैं वे घर नहीं लौट पाते। अब आप सोचिए कैसी कविता है। 3 पंक्तियों में हम बराबर सीढ़ियां चढ़ते हैं, रोज चढ़ते हैं। रोज हम लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल अपने घरों में करते हैं, मॉल में करते हैं, अपार्टमेंट्स में करते हैं। लेकिन कभी ये बात नहीं समझ में आई, कभी सोचते नहीं कि सीढ़ियां चढ़ते हुए जो उतरना भूल जाते हैं वे घर नहीं लौट पाते। कितनी बड़ी बात है। सीढ़ियां चढ़ना जो एक पूरा हमारे यहां मुहावरे में है, उसमें इस बात को ढाल करके फिर इस कविता को समझिए तो समझ में आती है बात कि कितना बड़ा कवि है जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। ईश्वर की औकात बता देने वाले कवि हैं नरेश सक्सेना। उनकी एक कविता है, ईश्वर की औकात। वे पत्थरों को पहनाते हैं लंगोट, पौधों को चुनरी और घाघरा पहनाते हैं, वनों पर्वतों और आकाश की नग्नता से होकर आक्रांत तरह तरह से अपनी अश्लीलता का उत्सव मनाते हैं। देवी देवताओं को पहनाते हैं आभूषण और फिर उनके मंदिरों का उद्धार करके इसे वातानुकूलित करवाते हैं। इस तरह वे ईश्वर को उसकी औकात बताते हैं। कविता है, यह साहस है। यह साहस बहुत कम कवि करते हैं, नरेश जी ने किया है। ईश्वर की औकात देखना जो ऐसा ही रहा। धूप, मैंने अभी पाठ किया उसका। ईंट और गुजरात पर लिखी कविताएं। गुजरात 2002 के बाद वो लिखते हैं कविता में, कैसे हैं अजीज भाई? फोन पर मैंने पूछा, खैरियत से हूं, और आप? मजे में मुंह से निकलते ही घड़ों पानी पड़ गया। अच्छा जरा होशियार रहिएगा। किससे? हिंदुओं से। कहते कहते रोक लिया खुद को, हकलाते हुए बोला, बस ऐसे ही एहतियातन कह दिया। रख दिया फोन सोचते हुए कि उन्हें तो पता ही है कि किससे। अब आप देखिए कि संवाद शैली में एक कविता है। टेलीफोन पर 2 लोगों की बातचीत और उस बातचीत से निकले हुए एक शब्द पर जिसे कि अधूरा छोड़ते हैं, कहते पूरा नहीं है। लिखते हैं, कहते कहते रोक लिया खुद को, और अंत यहीं से करते हैं कि उन्हें तो पता ही है कि किससे। यह कविता की ताकत है कि आप जिस बात को कविता के मध्य में ला रहे हैं, कह रहे हैं, उसे रोक रहे हैं और उसको निष्कर्ष रूप में स्पष्ट कर दे रहे हैं कि उनको तो पता ही है कि किससे होशियार रहना है। यह उनकी पक्षधरता है, यह नरेश जी की पक्षधरता है जो उन्हें हाशिए के लोगों के पास ले जाती है। उनकी तमाम कविताएं वंचितों के पक्ष में खड़ी होकर बोलती हैं। धूप की मैंने बात बताई और तमाम कविताओं की। एक कविता की और मैं बात करूंगा, नीम की पत्तियां। आपको याद होगा धूमिल की कविता का वो जो वाक्य है, जो पंक्ति है कि लोहे का स्वाद लोहार से नहीं, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। अब नीम की पत्तियों के बीच जो रहने वाले लोग हैं उनको लेकर के कैसे
नरेश जी बात करते हैं और कैसे वे एकदम से अपने को असमर्थ पाते हैं। कहते हैं कि कितनी सुंदर होती हैं पत्तियां नीम की, ये कोई कविता क्या बताएगी। जो उन्हें मीठे दूध में बदल देती हो उस बकरी से पूछो, पूछो उस मां से जिसने अपने शिशु को किया है निरोग उन पत्तियों से, जिसके छप्पर पर उनका धुआं ध्वजा की तरह लहराता है और जिसके आंगन में पत्तियां आशीषों की तरह झड़ती हैं। नीम का पेड़ गांव में आप जानते हैं कि कितने आदर से लगाया जाता रहा है। उसी पे झूले पड़ते रहे, उसी से दातून होती रही, उसी की निमकौड़ी से नीम का तेल निकाल करके तमाम असाध्य रोगों में उसका इस्तेमाल किया जाता रहा। गांव के लिए नीम एक बहुत बड़े आयुर्वेदिक पेड़ का काम करती रही है। उसी नीम की पत्तियों पर कविता लिखी है नरेश जी ने। आप देखिए कि कवि की दृष्टि कहां जा रही है, कहां रुक रही है। बहुत सारे नियम बनाते चलते हैं नरेश जी, बहुत सारे नियम। मसलन चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के नहीं। मतलब चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नहीं नियम होते। मैं फिर से पाठ कर रहा हूं कि चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन चीजें कुछ भी तय नहीं कर सकती, अपने गिरने के बारे में मनुष्य कर सकते हैं। ये गिरना कविता है, बहुत चर्चित कविता है। लेकिन मनुष्य जानते हुए भी कि हम गिर रहे हैं मानता नहीं, मानता नहीं हो। बचपन में ऐसी नसीहतें मिलती रहीं कि गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। यानी चिट्ठी में गिरो, लिफाफे में बचे रहो। यानी आंखों में गिरो, चश्मे में बचे रहो। यानी शब्दों में बचे रहो, अर्थों में गिरो। लंबी कविता है और इस कविता का पाठ करते हुए जब आप अंत में पहुंचते हैं तब आपको लगता है कि कवि कहना क्या चाहता है। तो गिरो, कहां गिरना है भाई? धरती को अपने बीच सौंपते हुए गिरो। गिर गए बाल, दांत गिर गए, गिर गई नजर और स्मृतियों के खोखल से गिरते चले जा रहे हैं नाम, तारीखें और शहर और चेहरे। और रक्तचाप गिर रहा है देह का, और रक्तचाप गिर रहा है देह का। तापमान गिर रहा है, गिर रही है खून में मिकदार हीमोग्लोबिन की। खड़े क्या हो बिजुके से नरेश, खुद अपने आप से कहते हैं कि खड़े क्या हो बिजुके से नरेश, इससे पहले कि गिर जाए समूचा वजूद। एक बारगी तय करो अपना गिरना, अपने गिरने की सही वजह और वक्त, और गिरो किसी दुश्मन पर। गाज की तरह गिरो, उल्कापात की तरह गिरो, वज्रपात की तरह गिरो। मैं कहता हूं गिरो। कविता का आरंभ आप करते हैं कि चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन कुछ चीजें भी तय नहीं कर सकती, अपने गिरने के बारे में मनुष्य कर सकते हैं। तो मनुष्य क्या कर सकते हैं? मनुष्य अगर तय कर ले कि किस तरह से गिरना है, तो फिर वो जो गिरने का नियम है उसमें आजकल हमारे यहां उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है और रोज अखबार भरा पड़ा रहता है, और आप हर दिन अखबार पढ़ के नरेश जी की इस पंक्ति को दोहरा सकते हैं कि चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन नरेश जी किस तरह से गिरना चाहते हैं कि सही वक्त, सही वजह पर अपने दुश्मन पर गिरो, गाज की तरह, उल्कापात की तरह, वज्रपात की तरह, और गिरो। यह गिरना है। दाग धब्बे जैसी कविता,
बहुत अच्छी कविता है। तो मैं ढेर सारी कविताएं आपको सुना सकता हूं, बता सकता हूं, जो नरेश जी की अद्भुत कविताएं। उन कविताओं को अगर आप पढ़ें तो पाएंगे कि भाई ये गजब का कवि है। और शायद यही कारण है कि नरेश जी कम लिखे हैं, 2 संग्रह, लेकिन जो लिखा है तो फिर लिखा है। उनकी हर कविता अपने आप में अनूठी है। हम कोई 125 कहानियां लिखने वाले कहानीकार को कहते हैं कि बहुत बड़े कहानीकार हैं। नरेश जी ने एक चीज स्थापित की थी कि 125 कविताएं लिख करके भी कोई कवि बड़ा कवि हो सकता है। हर कविता एक बड़ी कविता है उनकी। कैसे रंगों से कविता बनती है, रंग कविता आप पढ़िए उनकी। सुबह उठकर देखा तो आकाश लाल, पीले, सिंदूरी और गेरुए रंगों से रंग गया था। मजा आ गया। आकाश हिंदू हो गया है। पड़ोसी ने चिल्लाकर कहा, अभी तो और मजा आएगा। मैंने कहा, सुबह उठकर देखा तो आकाश लाल, पीले, सिंदूरी और गेरुए रंगों से रंग गया था। मजा आ गया, आकाश हिंदू हो गया है। पड़ोसी ने चिल्लाकर कहा, अभी तो और मजा आएगा। मैंने कहा, बारिश आने दीजिए, सारी धरती मुसलमान हो जाएगी। अब आप देखिए, आकाश, धरती, बारिश और रंग, ये मिलकर किस तरह से हमारी जो बहुलतावादी संस्कृति है उसको सामने लाकर रख देते हैं कि हमारी बहुलतावादी संस्कृति जो है वो बहुरंगी संस्कृति है, एक रंगी संस्कृति नहीं है। और यह प्रकृति भी दिखाती है, प्रकृति भी स्पष्ट करती है कि एक रंगी सब कुछ नहीं होना चाहिए, ना हो सकता है, होना बहुरंगी चाहिए। और यही कारण है कि लाल, पीले, सिंदूरी, गेरुए रंगों से अगर आसमान एक रंग में है तो बारिश आने पर धरती अपनी हरियाली से उसका रंग बदल देगी। इसको समझने की बात है। प्रवासी पक्षी एक उनकी बहुत अच्छी कविता है। प्रवासी पक्षी कविता भी बताती है कि एक इंजीनियरिंग का छात्र ही इस तरह से सोच सकता है, एक साइंस का विद्यार्थी ही सोच सकता है कि कैसे जो ठंड के मौसम में सुदूर प्रदेशों, देशों के पक्षी हमारे देश में आ जाते हैं। उसमें वो कहते हैं कि पर्वतों, जंगलों, अब वो तमाम चिड़िया हैं जो चली आती हैं, प्रवास करती हैं, और अंत में कहते हैं वो कि पर्वतों, जंगलों और रेगिस्तानों को पार करती हुई वे जहां जा रही हैं ऊष्मा की तलाश में, वहां पिंजरे और छुरियां लिए बहेलिए उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको नहीं पता, वे तो ऊष्मा की तलाश में, चूंकि साइबेरिया में बहुत बर्फ है, वहां से निकल करके यहां आ रही हैं, लेकिन यहां तो बहेलिए उनकी प्रतीक्षा में है। इस तरह की कविता मैं अपने इस बातचीत का अंत उनकी एक कविता है सेतु, उस कविता से करना चाहूंगा कि लय से उन्मत्त सेतु की काया करती है नृत्य, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, अचानक सतह पर उभरती है हल्की सी रेख और वह भी शुरू करती है मार्च, लगातार होती हुई गहरी और केंद्रोन्मुख। रेत नहीं रेत, लोहा अब नहीं, और चूना और मिट्टी हो रहे मुक्त। अब आप देखिए कि एक इंजीनियर कवि जो है उसके यहां ये चूना, मिट्टी, रेत, लोहा, ईंट ये सब आ रहे हैं और इनको देखा उन्होंने, इसीलिए शायद वो पंक्ति लिखी होगी कि पुल पार करने से
पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। ये एक वैज्ञानिक चेतना का कवि ही लिख सकता है। आगे लिखते हैं कि शिल्प और तकनीकी के बंधन से पंच तत्व लौट रहे घर अपने, धम 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 धड़ाम, लय की इस ताकत को मेरे शत शत प्रणाम। पुल पे आप जानते हैं कि सेनाओं को मार्च पास्ट करने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि जो अनुनाद होता है उससे पुल के टूटने का खतरा होता है। लेकिन पुल के बनने की प्रक्रिया और उस पर किस तरह से लोग जा रहे हैं उसको पूरा लेकर के एक पूरी वैज्ञानिक चेतना के साथ कविता लिखते हुए वे खत्म करते हैं और अंत करते हैं कि लय की इस ताकत को मेरे शत शत प्रणाम। मैं इस पंक्ति को अलग कर लेता हूं, कविता से एकदम से अलग करके कहता हूं कि नरेश जी की जो लय की ताकत है उसे शत शत प्रणाम। ऐसी ताकत अद्भुत है। नरेश जी इसीलिए महत्वपूर्ण कवि हैं, कालजयी कवि हैं और संरचना के स्तर पर जो समकालीन कविता है उसके लिए एक मानदंड बने कवि हैं, एक स्थापना बने कवि हैं। जब भी कहीं शिल्प की बनावट को लेकर कोई भी संदेह किसी को हो, आज की कविता के संदर्भ में, तो उसे नरेश जी की कविताएं पढ़ना चाहिए। नरेश जी की कविताएं पुरोधा बनती हैं, ताकत देती हैं और अंधेरे में रोशनी जगाती हैं और साथ ही अपनी लय की ताकत से एक संगीत भी। आज हम लोग नरेश सक्सेना जी पर थोड़ी सी बातचीत किए। इस बातचीत का अवसर देने के लिए मैं जनसुलभ पुस्तकालय को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अभी बीते नरेश जी के जन्मदिन पर मैं देर से ही सही इस पेज के माध्यम से भी उन्हें बधाई देता हूं और उनके शतायु होने की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।